का स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है, लेकिन आज ये एम लक्ष्मीकांत की 3rd चैप्टर की लास्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, पार्ट 4। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा MCQ सेशन कल से शुरू हो जाएगा। सो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो बहुत हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज के ऊपर हम बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10 मई से हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएगी, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की। तो तैयार रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिल सके और ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि हमारे चैनल में ये स्टार्ट होने वाली है। 1000 GK वन लाइनर फ्रॉम लूसेंट से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है। 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राफ की लिंक हमारे चैनल में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF की लिंक दी गई है, वहां जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ सेक्युलर स्टेट। एक सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। मतलब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर नहीं मान्यता देता। इसका मतलब क्या है कि भारत में धर्मों की रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन किसी को स्पेशल पावर नहीं दी गई है, किसी को हम लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हज यात्रा जाती है तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्ट रहते हैं। तो यहाँ कोई विशेष नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर इसी एरिया को लेकर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है और किसी भी धर्म को आगे नहीं रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की तरह नहीं है, फ्रांस की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पर संविधान को सबसे आगे रखा गया है, माने संविधान ही सबसे आगे रहेगा, वही सर्वोच्च है। आगे देखते हैं। The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian state. पहला क्या है? The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। मतलब संविधान के निम्नलिखित प्रावधान है भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला क्या है? सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इसके पहले जो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ये जो हम लोग सेक्युलर वर्ड के बारे में बात करते हैं, ये पहले नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको याद होगा 1975 से 1977 के बीच में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, आर्टिकल 356। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उसके अनुसार क्या हुआ था? स्टेट इमरजेंसी के वजह से यहाँ पर ये वर्ड को उसके बाद जोड़ा गया। ठीक है, उस समय जोड़ा गया सेक्युलर धर्म को लेकर, क्योंकि उस समय कास्ट को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसीलिए धर्म को आगे बढ़ावा दिया जा रहा था, इसीलिए ये वर्ड को जोड़ा गया। द प्रीएम्बल सिक्योर ऑफ टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और चीज है, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब देखिए, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, किसी पर आस्था रखते हैं, सपोज आप किसी भी भगवान पर आस्था रखते हैं, किसी के ऊपर भी आस्था रखते हैं, तो जो प्रस्तावना है हमारी वो आपको सपोर्ट देती है। ओके, प्रीएम्बल सपोर्ट देती है कि नहीं, आप आस्था रख सकते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट भी पावर देती है पूजा अर्चना करना। आप कोई भी भगवान को मानिए, किसी भगवान को मानिए, कोई इंटरफेयर नहीं करता उसको लेकर। विश्वास की स्वतंत्रता, और आपको बिलीव भी करवाती है, आपको बिलीव करने की भी स्वतंत्रता है, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, तो इसकी रक्षा देती है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। माने कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चाय बेचने वाला कोई इंसान हो,
चाहे कोई मोदी खाना का दुकान का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वीपर ही क्यों ना हो, सबको इक्वल समझा जाएगा, ये कहा गया है। और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है सब कोई इक्वल है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक शॉपकीपर हो, चाहे वो भिखारी हो, ओके, चाहे वो बेगर हो। तो आपको याद रखना है सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 में आता है। The state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है। मतलब धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, चाहे कोई भी कास्ट के हो, आप कास्ट को लेकर यहाँ पर मनाही की गई है, डिस्क्रिमिनेशन पर रोक है, ओके। आप किसी भी धर्म को धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। और मैंने कहा भी था आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15 देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो। फिर क्या कहा गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। मतलब सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, आर्टिकल 16 कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको कभी क्या रोका गया है कि नहीं आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं रोका जाएगा, बिकॉज ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाएगा, ओके। क्योंकि आर्टिकल 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है, वो आपको ये पावर देता है कि आप जो पब्लिक जॉब है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस टाइम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो आपको नौकरी दे, ओके, समान इक्वल राइट्स दे आपको। आगे देखिए, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25 में कहा गया है। मतलब हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, आप कोई भी कास्ट को अपना सकते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए, हिंदू धर्म को अपनाइए, मुस्लिम धर्म को अपनाइए, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। वह उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार अनुच्छेद 25 में है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप किसी भी कास्ट को अपनाइए, किसी भी भगवान की पूजा करिए, उसकी पावर आपको कहाँ मिल जाती है? आर्टिकल 25 में। इसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करता है। एवरी रिलीजियंस denomination or any of its section shall have the right to manage its religious affairs, 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 कहता है। मतलब आप कोई भी अगर कमेटी बना रहे हो, है ना, कम्युनिटी तैयार कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हिंदू सभा कम्युनिटी बना लिया आपने, या फिर आपने कोई मुस्लिम कमेटी बना लिया, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया आपने, तो आप कर सकते हैं वहाँ। वो आर्टिकल 26 के अनुसार आपको पावर दी जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे बहुत जगह छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं धर्म को लेकर, है ना। जैसे हिंदू सभा हुआ, या फिर मुस्लिम लीग भी इसी आर्टिकल के तहत था, लेकिन उस टाइम पे तो था नहीं ये आर्टिकल। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी इसी आर्टिकल के तहत होगा, क्लियर। लेकिन उस समय ये नहीं था, ये तो हमारे संविधान में ऐड किया गया, ये हमारा पार्ट है। लेकिन उस समय भी ये एक्टिविटीज चलती थी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियन, आर्टिकल 26 कहता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 27। अब देखिए टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लेता हूँ कि दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा का सेशन चल रहा है, दुर्गा पूजा आ गई, और दुर्गा पूजा में क्या होता है ना, चंदा मांगने आते हैं बहुत जन, ठीक है। अब आप उनको चंदा दो या ना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिकल 27 के अनुसार है कि आपकी इच्छा है, अगर आपको मन नहीं है तो आप नहीं दोगे, इसके लिए प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इस तरह के टैक्स को वसूल नहीं सकती है, इसीलिए आपको पूरी राइट्स दी जाती है। बहुत जन डरते हैं कि क्या हो जाएगा अगर चंदा नहीं देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आर्टिकल 27 में आपको फुल प्रोटेक्शन दिया गया है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब आगे देखते हैं, no religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state, आर्टिकल 28 कहता है। मतलब किसी भी नागरिक किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अनुच्छेद
28 क्या कहता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट के हैं, सरकारी बोला जा रहा है, हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, वहां पर धर्म को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जाएगी, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह की बात अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 कहता है। Any section of the citizen shall have the right to conserve its district language, script और culture, आर्टिकल 29 कहता है। मतलब नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। माने अनुच्छेद 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि आप अपनी किसी भी लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज आप यूज करते हो, वो लैंग्वेज को कोई भी चेंज नहीं करवा सकता। नागरिकों को यह अधिकार है, वो अपनी भाषा बोल सकता है, चाहे वो हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, बंगाली बोले, गुजराती बोले, वो उसकी बात है। लिपि माने जो लिखते हैं, ओके, लिपि तो स्क्रिप्ट जो कहते हैं हम लोग, उसको भी, उसको पूरा अधिकार है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है, जिसमें आप किसी भी एक लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। अथवा संस्कृति, आपकी जो संस्कृति है, आप कैसे खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, ये पूरा डिपेंड करता है संस्कृति के ऊपर। आपका क्या बिहेवियर, आप कैसे कपड़े पहनते हो, तो ये सारा का सारा संस्कृति के अंदर में आता है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करता है कौन, आर्टिकल 29। कोई इसमें रोक टोक नहीं कर सकता है। आप चाहे जींस पहन के निकलो, चाहे आप गुरखा पहन के निकलो, बुरखा पहन के निकलो, कुछ भी करो आप, लेकिन ये संस्कृति के तहत आता है। तो आपकी संस्कृति जैसे इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, तो ये आर्टिकल 29 के तहत है। आपने देखा भी होगा कि बीच में महिलाओं को लेकर एक ऑब्जेक्शन उठा था कि ग्राम साइड में कि जींस पहन के निकलते हैं, तो ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन था। ओके, आर्टिकल 29 का उल्लंघन था। वो उनकी मर्जी है, वो कैसा यूज करेंगे। तो भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, आर्टिकल 29। All minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice, आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 कहता है। मतलब जो माइनॉरिटीज होते हैं, फॉर SC ST OBC, है ना, माइनॉरिटीज का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत जन गलत समझ लेते हैं माइनॉरिटी का मतलब। देखिए, अगर मैं स्टेट में बात करूं, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में ये जो माइनॉरिटी वर्ड है, अल्पसंख्यक जो शब्द है, वो बदलता रहता है, कहीं फिक्स नहीं है। आप अगर वेस्ट बंगाल में देखोगे तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम हो जाएंगे, सपोज मान लो। यहीं आप जम्मू कश्मीर में चल जाओ तो माइनॉरिटीज में हिंदू हो जाएंगे। तो ये स्टेट वाइज चेंज करता है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, हिंदू वहां ज्यादा है, मुस्लिम वहां ज्यादा है, सिख वहां ज्यादा है, कोई भी हो, ठीक है। तो वो माइनॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, वहां की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो माइनॉरिटी नहीं है, और जिसकी पॉपुलेशन कम होगी वो उस स्टेट की माइनॉरिटी में आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो माइनॉरिटीज जो वर्ड है, हर जगह वेरी करता है, हर स्टेट में चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। क्लियर हुआ आपको। अब आगे देखिए, द स्टेट शैल endeavors टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। मतलब राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44। अब देखिए, यहाँ बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। आप वोट देने जाते हो, वोट जब देने जाते हो तो जिस लाइन में आप खड़े रहते हो, उसी लाइन में आपके जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो भी खड़े रहते हैं। उसी लाइन में जो स्वीपर होता है वो भी खड़ा रहता है। उसी लाइन में धीरूभाई अंबानी भी आते हैं, उसी लाइन में प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर राइट जो है, ठीक है, समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही हुआ, सबके लिए इक्वल राइट्स रहेंगे, ठीक है। आखिर ये डीपीएसपी का पार्ट हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सिक्योर क्या किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान संहिता, माने सबके लिए समान जो रहेगा, लॉ रहेगा। The Western concept of secularism cannot complete separation between the religions, the church and the state, the politics। मतलब धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा, धर्म मतलब होता था चर्च। आप जब फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे, फ्रांस के बारे में स्टडी करोगे, तो फ्रांस में क्या होता था, धर्म मतलब चर्च होता था, और चर्च ही सबसे ऊपर रहता था। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है वहां पे जो चर्च पॉप जो कह देते थे, पोप, वही फाइनल हो जाता था, तो वही सबसे ऊपर रहते थे।
और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव है रखती है। और देखिए अब क्या है ना, धर्मनिरपेक्षता क्या करती है, पश्चिमी अवधारणा जो है वहां पर क्या होता है, धर्म अलग है और राजनीति अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, देखते हैं, दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इन applicable in the Indian situation where the society is multi-religious। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय प्रवेश में लागू नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ धर्म को आगे रखा गया है, ठीक है। फ्रांस में क्या होता है ना कि धर्म ही सब कुछ है, जो धर्म है वही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों को अलग रखा गया। वो किस तरीके से, धर्मनिरपेक्षता यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय प्रवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। हमारे यहाँ तो एक कास्ट नहीं है, यहाँ पे तो बहुत तरह के कास्ट आपको देखने में मिलेंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर क्रिश्चियन, सब तरह के कास्ट आप देखने में मिलेंगे। कोई बंगाली है, कोई मारवाड़ी है, कोई बिहारी है, कोई गुजराती है, पंजाबी है। तो ये धर्म अलग अलग है सबके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रांस की तरह का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे इंडिया में लागू नहीं हो सकता। आई होप क्लियर हुआ होगा। Indian constitution embodies the positive concept of secularism, that is giving equal respect to all religions और protecting all religious equally। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर, देखिए सबको इक्वल आदर दिया जा रहा है, ओके, अथवा सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा। अब देखिए इक्वल राइट्स भी दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है और प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है, कि हमने धर्म को, किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। सब इक्वल है हमारे नज़र में। हर किसी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम प्रोवाइड नहीं किए गए। यही सब आपको याद रखना है। Constitution has also abolished the old system of the communal representations, okay, that is reservation of seat in the legislature on the basis of religion। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधि को भी समाप्त कर दिया। देखिए पहले क्या होता था ना, ये जितने भी आप लाइन देख रहे हो थोड़ी टफ लाइनें हैं, लेकिन मैं बहुत इजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पुराने जमाने में आप देखोगे कि धर्म को आगे रखा जाता था। आप एक ट्री कॉन्सेप्ट देखे होंगे, ट्री में सबसे ऊपर ये पिरामिड कॉन्सेप्ट, आई हो आपको याद होगा पिरामिड कॉन्सेप्ट। यहाँ कौन होता था, यहाँ ब्राह्मण होते थे, है ना। यहाँ कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय माने वही योद्धा। यहाँ कौन होते थे, वैश्य हुआ करते थे, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे। और लास्ट में एक और कास्ट आया जिसको शूद्र बोला गया। और जब आजादी के पहले, मॉडर्न में बात कर रहा हूँ, एक और जोड़ दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अछूत, ओके, माइनॉरिटीज। आई होप आपको क्लियर होगा। ये माइनॉरिटीज वर्ड यहाँ पर आना शुरू हो गया था, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ही क्या है, ये पहले हुआ करता था। माने इसमें क्या हुआ करता था कि पहले सीट रिजर्व हुआ करती थी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के पोस्ट पर बैठेगा, ये सीट रिजर्व थी। जो क्षत्रिय राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये क्या थी, सीट रिजर्व थी। लेकिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, कितना सुंदर है, देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि इसमें इसको वैल्यू नहीं दी गई है, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको एबॉलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आरक्षण जो है, रिजर्वेशन है, उसको खत्म कर दिया गया है। हाँ, लेकिन आगे देखते हैं। It provides for the temporary reservation of seats for the scheduled caste and the scheduled tribe to ensure adequate representation of them to them। देखिए, हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उचित प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन देखिए अभी कहा गया आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं है, उसे खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं कहीं SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन रहता है। ये इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, है ना, जो संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में ये था कि अगर इनको शुरुआत में सपोर्ट नहीं दिया गया, माइनॉरिटीज को सपोर्ट नहीं दिया गया, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो जो पावरफुल है वही बार बार आगे आएंगे
और धीरे धीरे इनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने सोचा था कि ये जो रिजर्वेशन है अभी लागू करते हैं, कुछ समय बाद जैसे जैसे हालात सुधर जाएंगे, माहौल ठीक हो जाएगा, सब इक्वल पैरेलल चलने लग जाएंगे, ये जो रिजर्वेशन वाला प्रोसेस है उसको खत्म कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को पूरे राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कुछ और समझे थे और इन लोग क्या किए, रिजर्वेशन बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखे होंगे 50% रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के लिए किया था, वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन किया था, आप पढ़िएगा इसके बारे में। 33% तो ऐसे ही है, हर एक कास्ट के लिए अलग अलग कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ था, वहां पे भी रिजर्वेशन दे दिया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रिजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट थी एक्चुअली कुछ और मायने में तैयार की गई थी और किसी चीज के लिए सोचा गया था, लेकिन अभी भी इसको खत्म नहीं किया गया, अबॉलिश नहीं किया गया, जबकि और इसको वैल्यू दी जा रही है और अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन दी जा रही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इट प्रोवाइड्स फॉर द टेम्पररी रिजर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopt universal adult franchise as the basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assembly। मतलब सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। देखिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, जो भी पर्सन 18 ईयर्स के ऊपर हो, 18 ईयर्स या इसके ऊपर हो, वो वोट दे सकता है, यही एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। उसमें पार्शियलिटी नहीं देखी जाएगी, इक्वल उसको समझा जाएगा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, माने उसको कम से कम 18 ईयर्स होना पड़ेगा, ऑफ एज हैज राइट टू वोट। अब देखिए 18 ईयर्स होने से वोट देने का अधिकार आ जाता है, राइट्स आ जाता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई रेस से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो, लिटरेसी से हो, वेल्थ से हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई देखने वाला नहीं होगा, एंड सो ऑन। हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। अब आप जब भी वोट देने जाते हो आप देखे होंगे सबको इक्वली राइट्स दिया जाता है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो अभी हरकत कर रही है वो बात अलग है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि ये राइट्स तो है आपका। आप अगर 18 ईयर्स के हो गए तो आप इलेक्शन में वोट दे सकते हो, आपके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो कास्ट वाइज आपको वोट देने से रोका जाएगा, ना ही आपको सेक्स वाइज रोका जाएगा, आप माने मेल हो फीमेल हो क्या हो, एजुकेशन से भी नहीं रोका जाएगा, आप अमीर हो गरीब हो, वेल्दी हो या नहीं हो, वो कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आप एक इंडियन सिटीजन हो, इसी के आधार पर, इसी के बेस पर आप वोट दे सकोगे, लेकिन आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। The voting age was reduced 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment 1988। मतलब वर्ष 1989 में, ये डेट याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के 78 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देखिए वोटिंग की जो राइट्स हुआ करते थे पहले, जब आप 21 साल के हो जाओगे, मैंने पहले की बात कर रहा हूँ, जब 1989 के पहले वोटिंग राइट्स तभी मिलता था जब आप 21 साल के होते थे, राइट टू वोट। लेकिन उसमें चेंजेस किए गए और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 61वां संविधान संशोधन किया गया, और ये संविधान संशोधन जो था वो संविधान संशोधन 88 के द्वारा किया गया। और चेंजेस कब हुआ, 89 में। क्या किया गया, आपकी उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई कि आप 18 ईयर्स में भी आप वोट दे सकते हो, ठीक है। The introduction of universal adult franchise by the constitution makers was a bold experiment as a high and highly remarkable in view of। तो देख लेते हैं द वास्ट साइज ऑफ द कंट्री। आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो ये क्या सोच के ये एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वयस्क मताधिकार का।
इसी के बारे में बात हो रही है। वास्ट साइज ऑफ कंट्री मतलब देश की जो वृहद आकार है हमारे इंडिया की बाउंड्री तो आप देखे होंगे कितनी बड़ी बाउंड्री है ना। तो बाउंड्री कितनी बड़ी है ये इसी को सोचकर इन्होंने क्या किया था, ये वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ह्यूज पॉपुलेशन, और जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, अभी के टाइम पे 130 करोड़ के करीबन पहुंच चुकी है। अब ये तो पता चलेगा कि जब 2021 में जब सर्वे निकल कर आएगा, ओके, पॉपुलेशन, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअल में कितनी है। हाई पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी मतलब उच्च गरीबी, जो देश में गरीबी भी बहुत ज्यादा थी उसको लेकर भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आए इन लोग। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, माने जो ऊंच नीच जाति धर्म को लेकर था, कास्ट वाइज को लेकर, उसको सोचकर भी इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ओवरवेलमिंग इलिटरेसी, ओवरवेलमिंग इलिटरेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, ओवरवेलमिंग इलिटरेसीज, अशिक्षित आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। अब मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है आपको पता है बहुत बड़ी बाउंड्री है। इसमें क्या है ना कि हर तरह के कास्ट रहते हैं, हर तरह के रिलीजियस रहते हैं, है ना, हर तरह के धर्म रहते हैं। यहाँ पर हर किसी को देखना था क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा हमें आजादी मिली थी, और आजादी जो मिली थी वापिस बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि एक जो कंट्री थी, एक जो हिस्सा था हमारा, वो हमसे अलग हो चुका था, वो पाकिस्तान था। अब जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इसको भी ध्यान में रखा गया कि अब ये गलती दोबारा ना हो। उस गलती को कवर करने के लिए ये सारे के सारे लेकर आए लोग। कोई कास्ट को लेकर अलग स्टेट बनाने की प्रेशर ना दें, कोई पॉपुलेशन को लेकर ज्यादा प्रेशर ना करे कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें एरिया ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, कोई गरीबी को लेकर बात ना उठाए। तो ये सारी चीजें जो थी, एजुकेशन, यहाँ पर आपको पता है जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट कितनी थी, बहुत ही खराब थी, है ना, एजुकेशन बहुत ही कम था, तो इसको भी ध्यान दिया गया था। तो यहाँ क्या बोला गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhance the self-respect and prestige of the common people, upholds the principle of equality, enable minorities to protect their interest, and open up new hope and vistas of for weaker section। मतलब वयस्क मताधिकार क्या क्या सोचकर किया गया, लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। अगर आपको वोटिंग राइट दी जाए तो आपको क्या लगेगा कि आप देश के लिए सोचोगे, है ना, और आप में वो पावर आ जाती है कि आप ही वोटिंग कर रहे हो, मतलब आप ही डिसाइड करोगे किसको सेलेक्ट करना और किसको नहीं करना है, कौन आपके लिए काम करेगा, है ना। तो यही तो होता है ना कि जितने भी नेता है वो क्या है, आप सेलेक्ट करते हो तभी जाकर वो नेता बनते हैं, अदरवाइज ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है, उसी को सोचकर 18 ईयर्स की उम्र से वोटिंग राइट्स को रख दिया गया है। समानता के सिद्धांत को लागू करना, इक्वालिटी को लेकर आए हैं लोग, कोई कास्ट धर्म माने प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह को लेकर कुछ नहीं सोचा गया, हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये एक सुंदरता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा करने का अवसर देता है, और जो माइनॉरिटीज है उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो वोट दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये सारा कुछ। कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है, और जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन को भी क्या करता है, पावर देता है, उसमें एक आशा जताता है, उसमें एक उमंग भरता है ना, उसमें जोश लेकर आता है वो। आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजन का मतलब होता है एकल नागरिकता। Though the Indian Constitution is federal and invests a dual polity, center and state, it provides for only a single citizenship, that is the Indian citizen। अब क्या है, यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, जिसे मैंने क्वाजी फेडरल भी कहा था आपको। दूसरा क्या है, लक्षणों एकल व संघ का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे यहाँ पर यूनिटरी भी है और फेडरल सिस्टम भी है, इसीलिए ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर क्वाजी फेडरल बना है, ओके।
मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान। आप देखिए, अर्थात भारतीय नागरिकता। अब देखिए, जब आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी। अमेरिका में क्या होता है ना, डुअल सिटीजनशिप चलती है। आप स्टेट के भी हो, आप सेंट्रल के भी हो, माने आपका अपने एक जो जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां की भी सिटीजनशिप आपके पास रहेगी, साथ ही साथ एक अमेरिका की भी सिटीजनशिप आपके पास रहेगी। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। आप जिस स्टेट में जाना चाह रहे हो उसकी भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तो वो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ही है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, द अदर हैंड, each person is not only the citizen of USA but also citizen of the particular state on which he belongs। अब देखिए, वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपसे की। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। माने सिंपल सी बात है, वो यूएसए की तो उसके पास सिटीजनशिप है, लेकिन साथ ही साथ वो जिस स्टेट में रहता है उसकी भी सिटीजनशिप उसको लेनी पड़ती है, मतलब डुअल सिटीजनशिप। Thus, he owes allegiance both the enjoyed dual sets of right, one conferred by the national government and another by the state government। और इसी के साथ क्या है, वह अधिकारों के दो समूहों को लाभ उठाता है, पहला राष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। तो यहाँ तो डुअल राइट्स तो मिल ही रहा है उसको, स्टेट के तरफ से भी राइट्स मिल रहे हैं और यूएस के जो सेंट्रल है उसके तरफ से भी राइट मिल जा रहा है। In India, all citizens irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर इत्यादि। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें कहना क्या चाह रहा है ये। देखिए, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन वो हर जगह जाके नहीं घूम सकता है। यूएसए में एक उसकी सिटीजनशिप है और जिस स्टेट में रह रहा है उसकी सिटीजनशिप है उसके पास। अगर सपोज वो कहीं से कहीं और जाना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अगर वो आपने नाम सुना होगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से अगर वो और कहीं जाना चाह रहा है, फॉर आप कह सकते हैं वॉशिंगटन डीसी में आना चाह रहा है या फिर और कहीं जाना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पर क्या है, वो कहीं पर भी जा सकता है। ये एक सुंदरता, ये खूबसूरती है, क्योंकि उसे पूरे इंडिया में घूमने की आज़ादी है, वो कहीं पर भी जाकर रह सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर आप जानते होंगे, है ना, ट्राइबल एरियाज आप जानते होंगे। जम्मू कश्मीर तो खैर अब यूटीज बन गया है हमारा, तो ये अब लाइन तो काम नहीं करेगी यहाँ पे, अब तो वहां कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन कुछ भी मतलब सोच समझ के। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, पहाड़ी एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अंडमान में, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, माने छोटा आइलैंड है, वहां पर मनाही है, वहां पर नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहां जो ट्राइबल लोग हैं, बीच में एक न्यूज आई थी, एक न्यूज एक अमेरिकन थे, उनको मार दिया गया था, वो ट्राइबल लोग मार दिए थे, ठीक है, अमेरिकन ये किसको मार दिए थे, वो ट्राइबल लोग। तो वहां मना है कि कोई नहीं जा सकता, वहां पे अलग उन लोग तरीके से रहते हैं, वहां पर नेक्ड पर्सन रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वहां पर जैसे हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते थे ना, जैसे खाना बनाते थे उन लोग, जैसे रहते थे, सेम वैसे ही ट्राइबल वहां पर रहते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये राइट्स है तो, लेकिन ये लिमिटेड है, कुछ कुछ जगह में बदल जाते हैं ये। तो ये इसीलिए मेंशन कर दिया गया है, जनजातीय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर। खैर जम्मू कश्मीर तो अब है नहीं। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप and uniform right for all the people, India has been witnessing the communal riots, class conflicts, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes। मतलब सभी नागरिक के लिए एकल नागरिकता, आप देखिए सभी के लिए सिंगल सिटीजनशिप है और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, अब देखिए सभी को तो इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सिंगल सिटीजनशिप एज वेल एज इक्वल राइट्स। भारत में सांप्रदायिक दंगे, माने जो रियॉट्स होते रहते हैं, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। फिर भी क्या होता है, देखिए सिंगल सिटीजनशिप होते सोते भी आपको राइट्स मिले हुए हैं, तो भी क्या होता है ना, यहाँ पर तो ये सब चलते ही रहते हैं।
कभी कास्ट को लेकर झमेला हो रहा है, कभी आप लैंग्वेज को लेकर झमेला देखेंगे, कभी कोई स्टेट बोलेगा मेरी लैंग्वेज को आप आगे बढ़ाइए, मेरी लैंग्वेज को क्या है, मेरी लैंग्वेज जो है उससे एक मुझे अलग राष्ट्र बनाना है, स्टेट बनाना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। कभी आप न्यूज में कुछ सुनोगे, कभी आप कुछ सुनोगे, तो ये बंद नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है आपको, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, साथ ही साथ संविधान क्या है, अधिकार भी हमें दिए गए हैं। ओके, संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है हमारे पास। दिस मीन्स दैट द cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated India nation has not been fully realized। मतलब इस अर्थ का यह कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। और हकीकत है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कुछ और सोचा था कि अगर हम इस तरीके से कर देंगे, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है सब एक साथ रहेंगे भाईचारे की तरह। फॉर मैं एग्जाम्पल अगर आपको लूं तो एक घर में एक फैमिली रहती है, उसमें 2-3 भाई हैं और उनकी शादी हो गई है। अब उन लोग के बीच में क्या होता है ना कि विवाद चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। तो फैमिली मेंबर जो हेड है वो क्या सोचे थे, जब सब एक साथ रहेंगे तो सब यूनिट रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, कभी किसी चीज को लेकर झमेला, कभी किसी चीज को लेकर झमेला। लेकिन यहाँ पर सेम है, इंडिया की बाउंड्री में तरह तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग अपने कास्ट को लेकर, फिर भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर हमेशा किसी ना किसी चीज के ऊपर दंगे करते रहते हैं, रियॉट्स करते रहते हैं। तो ये जो एक सपना था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, देश यूनिट रहेगा, तो उसके ऊपर जाते हुए इन्होंने क्या किया, आज वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो जिस सोच को लेकर इसे बनाए थे वो सोच पूरी नहीं हो पाई है, बस यही कहा गया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंस बॉडी मतलब स्वतंत्र निकाय। क्लियर है? अब यहां बात करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, बट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंस बॉडी। मतलब भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो होते हैं, देखिए विधायिका मतलब पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, कार्यपालिका और सरकार ओके के न्यायिक अंग ही हैं, बल्कि उपलब्ध कराता है, बल्कि या कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है, माने कोर्ट है, उसके बाद आप देखोगे जो लॉ को पास करने वाले हैं कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ यहीं तक डिवाइड नहीं किया गया है, इसके अलावा भी क्या किया गया है, स्वतंत्र जो निकाय हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, आप देखोगे तो जैसे आरबीआई, आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडीज है ना, जो बैंकों को रेगुलेट करती है, अदर एक्टिविटीज को बैंकों से माने जितने इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। साथ ही साथ जैसे सेबी हुआ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। तो ऐसी बहुत सारे जो बॉडीज हैं वो क्या करते हैं, वो इस अलग काम को अलग पावर से करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया इंडिपेंडेंट बॉडीज, और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है, दे आर इनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बल्क वर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया। दीज आर, अब देख लेते हैं, इसे संविधान में भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसे कुछ तंत्र निकाय निम्नलिखित है। अब इनको क्या किया गया ना, कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया गया, बताया गया क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन, आप नाम सुने होंगे इलेक्शन कमीशन का, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। मतलब कोई इसमें रोक टोक नहीं कर सकता है, वो हर किसी का इलेक्शन करवाता है, लेकिन इसमें कुछ है, जैसे पंचायत का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। किसका किसका इलेक्शन करवाता है, देखिए ये पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाता है, ये प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन करवाता है, ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन करवाता है, माने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है। संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन आयोग। तो क्या इलेक्शन कमीशन इन सब का इलेक्शन करवाता है, लेकिन
पंचायत का इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कैग क्या करता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैग, ओके, CAG, कैग बोलते हैं। टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। He acts as the guardian of the public purse and comments on the legality and propriety of the government expenditure. मतलब राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ओके, कैग। यह जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। देखिए कैग का काम क्या होता है, मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये सारे ओवरव्यूज हैं इस चैप्टर के। हर एक जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हुआ, पार्लियामेंट होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, चाहे वो कैग हो, कंप्यूटर्स और ऑडिटर जनरल हो, माने फिर आपका अटॉर्नी जनरल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक चीज का अलग अलग चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में। हम हर एक टॉपिक पर बात करेंगे, बेफिक्र रहिए, हर एक चीज क्लियर होगा। लेकिन अभी ओवरव्यू चल रहा है तो मैं ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि कैग करता क्या है। कैग का मेन काम क्या होता है ना, कि जितने भी एक्सपेंस किए जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंस करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंस करे, है ना, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सपेंस करे, चाहे ममता बनर्जी की सरकार एक्सपेंस करे, खर्चे करें, तो वो सारा हिसाब कौन रखता है, कैग करता है। अगर कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो वो कॉलर पकड़ लेता है, पूछता है कि ये पैसे कहाँ गए, तो ये कैग की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक पर्स का रखवाला कहा जाता है, ठीक है, पैसों का संरक्षक। जो पब्लिक पर्स होता है उसका सेफ गार्ड कौन होता है, सेफ गार्ड वो होता है आपका कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी पैसे होते हैं जो टैक्स से जाते हैं वही तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो उसी की निगरानी कौन करता है, कैग करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए ये भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूपीएससी। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडियन सर्विसेज, ओके, all Indian services and higher central services, and to advise the president on the disciplinary matter, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, ओके। यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब देखिए यूपीएससी करता क्या है, आप सोचते होगे यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही आईएएस की आईपीएस की, है ना, लेकिन उसका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो और भी बहुत सारे काम करता है। वो क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, एडवाइस भी देता है, जब कुछ बड़े काम करने होते हैं, ठीक है, ये यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है। हाँ, प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग सब पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट मानेगा कि नहीं मानेगा, किसकी बातों को मानने उसके लिए प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि मानना ही पड़ेगा, ये सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यूपीएससी सिर्फ यहीं तक नहीं है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है, वो राष्ट्रपति को क्या करता है, एडवाइस भी देता है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि आपको बोला जाएगा यूपीएससी जो है राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता, तो वो देखिए वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए एक और आ गया, यूपीएससी था और स्टेट पब्लिक सर्विस, वही डब्ल्यूबीसीएस आप जो बात करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, डब्ल्यूबीसीएस, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट वाइज की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, वो भी क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है। इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट टू द स्टेट सर्विसेज एंड टू एडवाइज टू द गवर्नर ऑन डिस्क्रिमिनेट मैटर। अब देखिए वहां पर यूपीएससी क्या कर रही है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, और ये क्या करती है, लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम क्या होता है, जो स्टेट में जितने भी एग्जाम होंगे तो उसको क्या करता है, उसको एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, और राष्ट्रपति के जगह वो क्या करता है, राज्यपाल जो गवर्नर होता है उसको एडवाइस करता है। क्योंकि सेंट्रल में यूपीएससी है तो यूपीएससी प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो राज्यपाल माने गवर्नर को एडवाइस करता है। और आपको मैंने बताया भी था, जिस तरीके से सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर होता है। जिस तरीके से पावर सेंट्रल की होती है राष्ट्रपति की,
राष्ट्रपति माने सेंट्रल में राष्ट्रपति की पावर होती है, प्रेसिडेंट की पावर होती है, उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर राज्यपाल की पावर होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। The Constitution ensures the independence of these bodies through various provisions like security of tenure, fixed service condition, expenses being charged to Consolidated Fund of India and so on। देखिए अब क्या होता है ना कि जब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इसको कुछ पावर भी तो दी जाएगी, इसको सेफ्टी भी तो दी जाएगी। तो सेफ्टी क्या क्या है इसके टेन्योर को लेकर, मानिए कितने साल तक इसके मेंबर लोग चेयर पर रहेंगे उस पर बात की जाएगी, ये फिक्स है। फिक्स सर्विस कंडीशन मतलब इनको निकाला नहीं जा सकता, इनको निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसीड्योर होता है। एक्सपेंस से जितने भी खर्चे होंगे इन लोगों के सारे यहाँ सर भरे जाएंगे। और कहाँ से भरे जाते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आपको पता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मैंने पूछा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये होता क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर कंफ्यूजन है प्रीवियस वीडियो जाकर आप देखिए। इमरजेंसी प्रोविजंस, आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन प्रावधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains elaborate emergency provisions to enable the president to meet any extraordinary situation effectively। मतलब आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बृहत आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था है। देखिए क्या होता है ना कि इमरजेंसी के टाइम पर जब कभी इमरजेंसी होती है, जो इमरजेंसी के पावर किसके पास है, कौन इमरजेंसी लगा सकता है? तो प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले भी कहा था और मैंने एक एग्जांपल भी लिया था लास्ट क्लास में कि इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तो 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी के दौर चला था। तो उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रेसिडेंट से साइन करवा लिया था और वो इंटरनल डिस्टरबेंस को बोलकर आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट इमरजेंसी लागू हो गई थी। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर ये पावर किसके पास है वही बात कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी को लागू करने की। द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है, क्यों शामिल किया गया इनको? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए क्या होता है ना कि आप बोलोगे इमरजेंसी लागू करने से देश में कैसे सुरक्षा हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी जगह दंगे हो रहे हैं, ठीक है, कहीं मारकाट हो रही है, रियॉट्स चल रहे हैं, तो उस जगह तो धर्म का ऊपर संकट है ना, धर्म के ऊपर संकट है। तो क्या हो रहा है, कास्ट वाइज में अगर झगड़ा चल रहा है तो वहां पर अगर इमरजेंसी नहीं लागू की गई तो वो जो एरिया होगा वो शमशान बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू कर देता है। इमरजेंसी लागू कर सकता है, उसके पास पावर होती है ताकि वो क्या कर सके, डेमोक्रेटी जो है, लोकतंत्र है, उसको बचा सके। लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, इमरजेंसी को लागू कर सकता है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज नेमली। अब 3 तरह के जो इमरजेंसी होते हैं, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। क्या क्या इमरजेंसी वो देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी, पहला क्या है, नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और ये कब लगता है वो देखते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म रिबेलियन। देखिए एक्सटर्नल जो है आपका एक्सटर्नल एग्रीगेशन, ये पहले क्या था ना उस पर बात करूंगा मैं, और आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। नेशनल इमरजेंसी जब कहीं वार चल रही है, किसी कंट्री के साथ हमारी वार चल रही है तो इमरजेंसी लागू हो जाएगी देश में। ठीक है, या फिर देश में अगर कोई हथियार लेकर घूम रहे हैं, है ना, देश में अगर कोई हथियार लेकर घूम रहे हैं ग्रुप, तो उसके लिए भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है। आर्टिकल 352 कहता है ये। राज्य आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी
प्रेसिडेंट रूल आ जाता है यहाँ पर, इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, सॉरी स्टेट इमरजेंसी का मतलब प्रेसिडेंट रूल। ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356, और फेलियर ऑफ कंप्लाई विथ द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365। अब ये क्या है, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। मतलब अगर स्टेट, सेंट्रल ने कोई कानून लागू किया और स्टेट उसको लागू करने से फेलियर हो गया, मैं एग्जांपल ले सकता हूँ एनआरसी। एनआरसी में क्या है ना, स्टेट सेंट्रल ने बोला कि एनआरसी लागू होना चाहिए और स्टेट ने ट्राई नहीं किया, है ना, प्रयास ही नहीं किया उसको लेकर, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर सकता है। क्योंकि एनआरसी को लेकर आप हर जगह देख रहे थे कि कितने प्रॉब्लम हो रही थी, कितना विवाद हो रहा था, है ना। तो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। तो अगर इस तरह की एनआरसी को लेकर प्रॉब्लम चलेगी तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए बार बार धमकी दी जाती है प्रेसिडेंट रूल की। या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता। अब देखिए यहाँ संवैधानिक तंत्र की बात की जा रही है, अब केंद्र के आदेशों का, निर्देशों का, अगर केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दी है और उसे लागू नहीं कर पा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो तो फेलियर हो गई ना उसको लागू करने में। अब फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी की बात करूं, देखिए जीएसटी एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ। जीएसटी लागू करना अगर जरूरी था और स्टेट, ये स्टेट की मर्जी भी थी, हाँ, ये आप उल्टे माइंड में मत ले लेना, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि जीएसटी एक कंपलसरी, स्टेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी को लागू करना है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें फेलियर हो जाती है, तो उसमें भी आर्टिकल 365 के अनुसार क्या होगा, इमरजेंसी लग जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जबकि जीएसटी का मुद्दा यहाँ नहीं आ सकता था, मैंने एग्जांपल लेकर बात की। फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए आज तक हमारे देश में ये इमरजेंसी नहीं लगी, आपको ये भी याद रखना, आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल भारत की वित्तीय स्थिरता प्रत्यय संकट में, आर्टिकल 360 में आता है। मतलब अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वेनेजुएला, आपने नाम सुना होगा वेनेजुएला का, है ना, साउथ अमेरिका में है वो। और ये भी आपने सुना होगा ग्रीस, 2015 या 16 में ग्रीस में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई थी। देश की पास, उसके पास पावर नहीं है कि वो नोट छाप सके, तो उसने क्या किया था, आईएमएफ से बहुत सारे लोन ले लिए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आईएमएफ से इसने क्या किया था, लोन ले लिया था। अब लोन को ये नहीं चुका पा रहा था, तो उससे क्या हुआ ना कि वहां पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गई थी। अब इमरजेंसी वाली बात तो आएगी, तो देश में हमारे यहाँ पर आर्टिकल 360 जो रहेगा वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को दर्शाता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। तो ये आज तक हमारे यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, हमारे आर्टिकल तो है लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई है, और होना भी नहीं चाहिए, यही हम लोग मनाएंगे। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। मतलब जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के दौरान क्या होता है, इस इमरजेंसी के दौरान देश की पूरी सत्ता, जितना भी पावर होता है सेंट्रल, केंद्र का, सरकार के हाथों में आ जाती है। माने पूरे देश की जो पावर होती है वो किसके हाथ में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो किसके कंट्रोल में चल जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, अगर इमरजेंसी लागू होती है तो वहां प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। तीनों में से कोई भी इमरजेंसी अगर लागू हो जाए तो पूरी की पूरी पावर किसके पास चल जाएगी, पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में चल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। It converts the federal structure into the unitary one without a formal amendments of the constitution। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर, देखिए इसमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है, जिस तरीके से कुछ भी चेंजेस के लिए हमने अमेंडमेंट्स एक्ट की दरकार पड़ती है, यहाँ कोई चेंजेस की दरकार नहीं होती। चेंजेस किए बिना देश का ढांचा संघ से एकात्मक हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटरी है ना, यूनिटी है। तो ये क्या होगा ना कि आप एकात्मक हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी जो पावर होगी ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। ब्रिटेन में क्या है कि सेंट्रल के पास पूरी पावर है,
और वो स्टेट को क्या करता है, अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर वैसा ही हो जाएगा। तो ढांचा जो है वो संघ से क्या होगा, वो एकात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, यूनिटरी में हो जाएगा। This kind of transformation of the political system from federal during normal times or unitary during emergency is the unique feature of the Indian Constitution. राजनीतिक तंत्र का संघ माने सामान्य परिस्थिति के दौरान, जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं वो नॉर्मल सिचुएशन है, माने सामान्य परिस्थिति है, से एकात्मक माने इमरजेंसी के दौरान परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता बताइए, एक फीचर्स बता दीजिए, कोई भी अच्छी फीचर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय सेंट्रल के पास पूरी पावर आ जाती है, स्टेट पावर लेस हो जाता है, उसके पास पावर नहीं रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाएगी, एक फीचर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो आपको। अब आगे देखते हैं, थ्री टीयर गवर्नमेंट। थ्री टीयर गवर्नमेंट मतलब त्रिस्तरीय सरकार। इस अब खत्म होने वाला ही है वीडियो, पेशेंस रखिएगा। Originally, the Indian Constitution, like any other federal constitution, provide for a dual polity and contain provision with regard to the organization and power to the center and the state. मतलब मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र और राज्य की शक्ति अंतर्निहित इंक्लूडेड थी। देखिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अपर हाउस होगी, लोअर हाउस होगी, सेम हमारे यहाँ पर भी है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है ना। हमारे यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सेंट्रल के पास क्या पावर होंगे, स्टेट के पास पावर क्या होंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ फेडरल सिस्टम में दो पावर आप देखते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड ममता बनर्जी गवर्नमेंट, मैं अभी फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी एंड ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है ना कि दो पावर है, सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है, और एक पावर है जिसको थ्री टीयर गवर्नमेंट कहा जाता है, और वो आ जाता है पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम। Later, the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act 1922 have added a third tier government. और ये पहले नहीं था, जब हमारा संविधान तैयार हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तब ये जो थर्ड आप थ्री टियर जो गवर्नमेंट देख रहे हो वो पहले नहीं थी। वो कब ऐड किया गया, 1992 में। और कौन से एक्ट, 73 और 74, दैट इज लोकल, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में आप घूम के आ जाओ, कहीं पर भी ये फीचर्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि ग्राउंड लेवल तक पावर दी गई है। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय माने स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री टियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, थ्री टियर कॉन्सेप्ट है। तो माने पंचायत है, आप पंचायत बोल सकते हो, म्युनिसिपैलिटीज बोल सकते हो। The amendment, the 73rd Constitutional Amendment 1992 gave constitutional recognition of the panchayat, that is rural local government, by adding the new part, न्यू पार्ट को भी ऐड किया गया है, ठीक है। पार्ट 9, ये 17 नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। पार्ट 9 एंड अ न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में एक नए भाग माने भाग 9 एवं नई अनुसूची 11वीं को जोड़कर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह कहने का मतलब क्या है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माने जो थर्ड ईयर जब बनाया जा रहा था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था कि हमने 11 जो शेड्यूल है, अनुसूची जो, उसको भी ऐड कर दिया, और पार्ट 9 को भी ऐड किया। और आपको याद होगा कि पार्ट 9 जो है उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 9 में आप देखोगे, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 9 में इसके बारे में बात की गई है, पंचायत के बारे में ये बात की गई है, ठीक है। तो पार्ट 9 एक नया ऐड किया गया, पार्ट 9, और न्यू शेड्यूल ऐड किया गया 11 शेड्यूल, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं। सिमिलरली द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 gave constitutional recognition to the municipalities urban local government। अब देखिए जब ग्राम में गांव एरिया में बॉडीज बनाई जा रही है थर्ड टीयर की, तो जाहिर सी बात है स्टेट लेवल में भी बनाई जाएगी। बाय एडिंग द न्यू पार्ट 9 सबसेक्शन ए। ओके, देखिए ए मतलब जो कैपिटल में आप देख रहे हो, जहां पर भी कैपिटल में नजर आएगा उसका मतलब होता है अमेंडमेंट, उसमें बदलाव किए गए। देखिए 9 में बदलाव करके 9A फिर किया गया, मतलब 9 और 9A है। एंड न्यू शेड्यूल 12। अब देखिए 11 शेड्यूल जो था वो पंचायत के लिए था, और 12 शेड्यूल ऐड किया गया वो किसके लिए, वो आपका म्युनिसिपैलिटीज के लिए, माने लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक नए भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A, याद रखना 9A, तथा नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर पालिकाओं माने शहरी स्थानीय सरकारें को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो आपको गाइस ये बताना है कोलकाता म्युनिसिपैलिटीज में आता है या पंचायत में आता है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ठीक है, माने आपका एरिया, नॉट कोलकाता पूरा, आपका जो एरिया है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आप जिस जिस एरिया में रहते हो वो म्युनिसिपैलिटीज में आता है या फिर आपका वो पंचायत एरिया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बच के रहना है। मैं तैयारी जैसे करवा रहा हूँ, बस बेफिक्र होकर करते रहिए और मेरे क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। आगे देख लेते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। देखिए 73rd एंड 74th था, वहां देखिए अब 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ। गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब 2011 के 97वें संशोधन द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा माने संरक्षण दिया गया। जो सहकारी समितियां होंगी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो बॉडी होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, उनको एक अलग से पावर दी गई, प्रोटेक्शन दिया गया। इन दिस कंटेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसने क्या किया, इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए, और वो चेंजेस क्या क्या थे वो देख लेते हैं। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19। मतलब इसने सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार दिया, जो आर्टिकल 19 में है। जो सहकारी समितियां होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, तो उनको क्या किया गया, अब आप वो जो संघ बना सकते हैं, तो वो बनाने का पावर भी दे दिया गया आर्टिकल 19 के अनुसार। It include a new directive principle of state policy on the promotion of cooperative society, आर्टिकल 43B। अब क्या हुआ कि इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य नीति निर्देशक नया निर्देश सिद्धांत शामिल हुआ, आर्टिकल 43B। माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में क्या किया गया, एक और आर्टिकल को ऐड किया गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर सके, पावर दे सके, माने प्रोटेक्ट कर सके। इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B। अब देखिए 9 था, 9A है, 9B है। 9 किस लिए था, पंचायत के लिए। 9A किसके लिए है, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। 9B किसके लिए है, तो इन लोगों के लिए है। तो इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंटाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243Z H to 243ZT। मतलब इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जो सहकारी समितियों के रूप में हकदार है। ठीक है, जो अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक है। The new part 9B, it contains various provisions to ensure that the cooperative society in the country function in the democratic, professional, autonomous and the economically sound manner। मतलब लोकतांत्रिक व्यवसाय भाग 9B में एक यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। देश में सहकारी समितियों लोकतांत्रिक व्यवसाय स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रूप में कार्य करती है। अब देखिए जब ये 9B जोड़ा गया, उसमें उसको पावर दे दी गई कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेफिक्र होके बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप इकोनॉमिकली फ्री हैं, आप जो भी काम करना चाहे उसको लिए आपको पूरी की पूरी पावर दी जा रही है। ये 9B में कह दिया गया। empowers the parliament in respect of multi-state cooperative society and the state legislature in respect of other cooperative society to make the appropriate law।
उपयुक्त कानून बनाने के लिए बहु सरकारी सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभा के संबंध में संसद को सशक्त बनाता है। देखिए, अब अगर इस तरह की कोई कमिटीज बनती है, कोई समिति बनती है, तो ये पावर कहाँ से मिल रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। तो ये राज्य विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर आप बोल सकते हैं, तो वो भी इसको सपोर्ट देती है। आज का सेशन आपको कैसा लगा गाइस बताइएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं मैं कि चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, क्योंकि ये मैं जो भी बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे तरह से बताया। अगर आप इन फ्यूचर आप बोलेंगे सर इसके ऊपर एक वन लाइनर बना दीजिए, तो मैं वन लाइनर भी बनाकर आपके सामने ले आऊंगा। मतलब पूरी की पूरी पॉलिटी का वन लाइनर। आप समझ सकते हैं कि 100% आप बेफिक्र रहेंगे तब कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप अटेंड कर सकोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं मैं, टाइम टू टेस्ट 6 मई 2020, मतलब कल के दिन हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। आंसर वहां लिखे हुए नहीं रहेंगे। कमेंट बॉक्स पर आपका आंसर जब आएगा क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा, तो क्वेश्चन के आंसर मैं देखूंगा। जब आपके क्वेश्चन के आंसर आना शुरू होंगे तो मैं एक और वीडियो तैयार कर कर ले आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन रहेगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन कल का दिन आपके लिए क्या है, टाइम टू टेस्ट। आपको टेस्ट देना है और ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। भले ही आप कमेंट बॉक्स पर मुझे नहीं बताएं कि आपने क्या किया, कितने मार्क्स लेकर आए, लेकिन आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जब कंप्लीट हो गया है तो आपको स्टैंडर्ड भी समझ में आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कल का दिन आपको याद रखना है, कल आपका टेस्ट है। और एक बात है कि मैं इंडियन पॉलिटी को कुछ दिन के लिए स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अब हिस्ट्री की क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है, क्योंकि ज्यादा बर्डन लेना भी सही नहीं है। तो हिस्ट्री के नोट्स भी मुझे तैयार करने अच्छे तरह से। तो 3 चैप्टर हमारे यहाँ कवर हो चुके हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आपका रुकेगा नहीं। तो 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं, उस पर आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस मैं 10 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। उसको भी कुछ दिन तक चलाने के बाद फिर मैं वापस इंडियन पॉलिटी में आऊंगा, मतलब ऑल्टरनेट हम लोग क्लास करेंगे। फिर धीरे धीरे करके एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, ऐसे करके भी मैं कर दूंगा। लेकिन शुरुआत में यही मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और एक चीज, क्योंकि मुझे 1000 जो क्वेश्चन है, आपको पता है लूसेंट के मैंने 1000 क्वेश्चन का बीड़ा उठाया है, तो 1000 क्वेश्चन भी मुझे कवर करवाना है। अभी तक 100 क्वेश्चन ही मैंने कवर करवाया है, तो आप उसको भी कवर करिएगा। अब 900 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, तो उसे भी मुझे कवर करवाना है। तो इस बीच में मैं उसे कवर करवाऊंगा। मतलब कल के टेस्ट के बाद मैं 900 क्वेश्चन को कवर करवाने में लगा रहूंगा। जैसे भी करके 900 कवर हो जाए आपके 9 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख से आपका इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम टू टेस्ट 6 में आपको तैयार रहना है। शाम के 4 बजे, पक्का 4 बजे आपके पास एक वीडियो आएगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर जैसे ही वीडियो देखें, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, आपको उसी समय आंसर देना है। मैं उस समय आपके सामने रहूंगा, आपके आंसर को मैं देखूंगा, और कहीं कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको आंसर भी दूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चलेगी, ये आपको याद रखना है। ओके, सो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरों की मदद करिए, ताकि दूसरों की मदद करने से ही कहीं ना कहीं अपनी मदद हो जाती है। कमेंट बॉक्स पर जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर दीजिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम लिंक है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन ये होता है, इसे कहते हैं बेल आइकन। और लाइक तो बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।